फाइन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है हम उसको डिस्कस करते हैं जो यूपीपीसीएस के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। या सब्जेक्ट वाइज। फाइन, सो है कहाँ पर वो। इस तरह। ओके, सो यहाँ पे जो है देखते हैं। सो पीवाई क्यूज देखते हैं, राइट। हाँ, 2024 का ये। जियोग्राफी सेक्शन में 2024 के पीवाई क्यूज को देखते हैं कि जो यूपीपीसीएस में आए थे। आई मीन वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही फैक्चुअल भी होते हैं, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं। तो या देखते हैं। हाँ, थैंक यू। सो बेसिकली इसमें ना, मतलब यूपीपीसीएस की हर एग्जाम के पीवाई क्यूज दिए हुए हैं, बट मतलब हम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ यूपीपीसीएस के जो उसमें भी मतलब ये स्टेट पीसीएस वाला जो एग्जाम होता है उसका ही हम पीवाई क्यूज देखेंगे, ठीक है। ना कि स्टाफ नर्स और टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर या फिर अदर मेडिकल ऑफिसर्स, इन सब का नहीं देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 2024 में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था विंड ब्लो से रिलेटेड क्वेश्चन था कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज हाँ असर्शन और एक होता है उसका रीजन, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर टू एंड आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। ये एक हाई एल्टीट्यूड पे होने वाला और ईस्टर्ली विंड है। बहुत ही गलत है, ईस्टर्ली नहीं, ये वेस्टर्ली विंड है। और इसका रीजन दिया हुआ था कि जेट स्ट्रीम फ्लो करता है विद द स्पीड ऑफ 300 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से क्या है कि ये जो है डिस्कवर्ड हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एंड हाई एल्टीट्यूड पे था। मुझे तो नहीं लगता है जो इसका ये है। क्या है, पहला स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो फर्स्ट स्टेटमेंट डी इसका आंसर होना चाहिए। मतलब ए जो है वो फॉल्स है और आर इज ट्रू है। मतलब जो है 305 किलोमीटर प्रति आवर पर ये जो है कि स्पीड से ये चलता है। और इस वजह से बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे और वेस्टर्ली विंड है ये, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पे होगा, ठीक है। ओके फाइन। या देन जो है नेक्स्ट क्लाइमेट एंड ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लाइमेट से कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट टू वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है कि वेस्टर्न यूरोप रिसीव लाइक रेनफॉल इन ऑल मंथ। हर सारे मंथ में क्या है कि वेस्टर्न यूरोप रिसीव करता है रेनफॉल। और वेस्टर्न यूरोप जो है वो लोकेटेड है इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ठीक है। अब हर मंथ में रेनफॉल रिसीव करना, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप जो है हर मंथ में रेनफॉल आता है और ये जो है वेस्टर्लीज के बेल्ट पे है। तो जहां तक कि मुझे
लगता है कि दोनों सही होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, इसका आंसर भी दोनों ही सही है। जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे ये दोनों राइट स्टेटमेंट है। और ये किस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वेस्टर्न यूरोप जो है सिग्निफिकेंट रेनफॉल वहाँ पे हमेशा प्राइमरली आता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट की वजह से, जो कि प्रिवेलिंग विंड होती है वो ब्लो करती है फ्रॉम एटलांटिक ओशन से, तो वो मॉइस्ट एयर लेकर के आती है, मासेस लेकर के आती है, दैट जो कि उसकी वजह से ना कंसिस्टेंट प्रेसिपिटेशन अक्रॉस द रीजन होता है एंड पर्टिकुलरली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और इसकी वजह से क्या होता है कि मैरीटाइम क्लाइमेट में विथ रिलेटिवली इवन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही क्या है कि सॉर्ट प्री, ओके। तो 2024 में जियोग्राफी से रिलेटेड जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। सो मेडिटेरियन क्लाइमेट से अगर रिलेटेड देखें तो यहाँ पे है कि पहला स्टेटमेंट है, इट रिसीव्स द रेनफॉल इन विंटर सीजन एंड ड्यू टू विंटर सोल्स्टिस एयर प्रेशर बेल्ट जो है शिफ्ट टू साउथ, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। सो आदित्य मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना यूपीपीसीएस का जो पेपर का पीवाईक्यू है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ के निकल जाऊंगी, अगर कोई चीज फैक्चुअल है बहुत ज्यादा जो कि याद ना हो सके तो मैं उसको हो सकता है मतलब 3 4 बारी बोलूँ ताकि मुझे वो याद हो सके, इसलिए ओके। उससे आपका भी बेनिफिट होगा अगर आप चाहें तो। अभी जो है ना मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, फिर बाद में अभी करते हैं, ठीक है। मैम मुझे थोड़ा रेडी होने दो, अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। ओ अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में? रेडी हो चाहे कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, सुन लेंगे। देन क्या होता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिटेरियन क्लाइमेट में। तो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट कि विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव करता है एंड ड्यू टू विंटर सॉल्स्टिस एयर प्रेशर बेल्ट जो होता है वो शिफ्ट करता है साउथ के साउथ को, ठीक है। तो जब विंटर सॉल्स्टिस आता है मतलब विंटर हेलो। के टाइम पे सॉल्स्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अरे मैम ये कह रहे थे हम आपसे। सो यहाँ पर सॉरी, अरे हम अभी थोड़ा रेडी होना होगा हमें। कोई बात नहीं, आप जो है ना जहां तक आपका नहीं हो पाएगा तो आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना तो आप सुन सकते हैं। आपको मैंने मैसेज कर दिया था, आपने क्या पूछा था रात में हमसे? हाँ वो मैं देख लूंगी, ठीक है। हाँ। हम्म। आपको लगा होगा कि हमने गुस्सा कर दिया, गुस्सा काहे करेंगे मैम को? हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। वो मुझे ऐसा डायरेक्ट मैसेज में ऐसा दिख गया था ना कि यू लेफ्ट द ग्रुप, तो मुझे ऐसा लगा, और अरे वो टेक्निकल इशू था, मैम। मुझे पता नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं, चलिए अभी करते हैं। कब काट दिया? आप एक तो आंसर राइटिंग का सेशन रख लेना। क्या? एक तो आप आंसर राइटिंग का सेशन रख लेना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और इसका यूपी का तो अब कर ही रहे हैं आप। ओके सो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट है उसमें ए है वो सही है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट विंटर सीजन में रेनफॉल होता है और जो कि एयर प्रेशर बेल्ट होता है वो शिफ्ट करता है साउथ में विंटर सॉल्स्टिस की वजह से।
देन यहाँ पे क्या होता है कि मेरे भाई ने अभी बनाया क्या रेडी, ठीक है। चिल्ला ओके। सो जो है हमारा टाइम निकल जाएगा, उससे पहले अब हम करते हैं, आराम से करेंगे जितना भी होता है उतना, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरियन सी के अराउंड होता है अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 to 40 लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल सेंट्रल कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चिली एक्सेट्रा में जब मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो कैरेक्टराइज बाय दी माइल्ड रेनी विंटर्स के टाइम और हॉट एंड ड्राई समर्स होते हैं। ओके। सो थोड़ी सी रेनी विंटर सीजन होता है एंड हॉट एंड ड्राई समर होती है। मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, एयर प्रेशर बेल्ट जो होता है वो शिफ्ट करता है साउथ को ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस। सोलिस्टिस का मतलब होता है ना जब जो सन होता है वो अपने एकदम पीक पे होता है, तो विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि विंटर सोलिस्टिस में मेडिटेरियन के रीजन में क्या होता है, क्लाइमेट में एयर प्रेशर बेल्ट जो होती है वो साउथ की तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि एक लिस्ट में दिया हुआ है कि ए जो करके है प्लांटिंग हर्थ एंड देन क्रायोफाइट स्टेपी वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स एंड पुच्चा ग्रासलैंड। तो लिस्ट 2 में है कि हंगरी, अडोल्फ एग्लर, सी ओ शोर एंड आर्कटिक तुंद्रा। तो कौन से रीजन में ये जो है प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं? तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो वो जो है डी है, मतलब प्लांटिंग हर्थ हर्थ जो है वो सीओ सौर में दिखती है एंड क्रायोफाइट स्टेपी जो है आर्कटिक टुंड्रा में दिखती है। तो वो एंड वर्ल्ड वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स जो है वो अडोल्फ एंगलर में दिखती है एंड जो है पुस्ता ग्रासलैंड जो है वो हंगरी में दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पे पुस्ता ग्रासलैंड ये हंगरी में दिखती है एंड देन वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है वो एडोल्फ एंगलर वाले रीजन में दिखता है एंड प्लांटिंग हर्थ सीओ सौर में दिखता है एंड क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा में दिखता है। सो जो आर्कटिक टुंड्रा है वो तो यूपीएससी में हमने बहुत सुना होगा, तो यहाँ पे क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा में दिखता है, ओके। एंड देन वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स जो है ये एडोल्फ एंगलर में दिखता है एंड पुस्ता ग्रासलैंड जो है वो हंगरी में दिखता है। तो वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है एडोल्फ एंगलर में दिखता है, पुस्ता ग्रासलैंड जो है वो हंगरी में दिखता है, क्रायोफाइट स्टेपी जो है वो आर्कटिक टुंड्रा में दिखता है एंड प्लांटिंग हर्थ जो है वो सौर में दिखता है। तो क्रायोफाइट स्टेपी जो है वो आर्कटिक टुंड्रा में दिखता है एंड वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है वो एडोल्फ एंगलर में दिखता है एंड पुत्सा ग्रासलैंड जो है हंगरी में दिखता है, ओके। तो इस तरीके से वर्ल्ड फ्लोरल रीजन एडोल्फ एंगलर, पुत्सा ग्रासलैंड हंगरी में दिखता है, क्रायोफाइट जो है आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है। सो क्रायोफाइट वाला तो आर्कटिक टुंड्रा में, वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है एडोल्फ एंगलर में एंड पुत्सा ग्रासलैंड जो है हंगरी में, ठीक है। तो ये है और हाँ फाइन। पर क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल रिसोर्स से लेकर के जो 2023 में पूछा गया था। तो कौन सा फॉलोइंग जो है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर है यूक्रेन का, ठीक है। सो यूक्रेन का कौन सा ऐसा है जो कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर है? तो उसका आंसर क्या है, सी है, मतलब डोनेत्स्क रीजन जो है ये सिटी है ईस्ट यूक्रेन में और लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर है कंट्री का डोनेत्स्क वाला रीजन जो है यूक्रेन का, ओके। सो डोनेत्स्क रीजन यूक्रेन का जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट है, डोनेत्स्क। यहाँ पे कोल का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है डोनेत्स्क रीजन में, ठीक है फाइन। सो इस तरह से मतलब चीजों को मैं जो है रिपीट करवाऊंगी तो इससे आपको भी याद हो जाएगा और मुझे भी याद हो जाएगा।
देन फिर क्या है कि ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी रिसोर्स से लेकर के कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है वो कंट्री एंड ऑयल फील्ड के अकॉर्डिंगली करेक्टली मैच नहीं करता है। तो इराक के सामने जुबैर दिया हुआ है, सऊदी अरेबिया के सामने जो है दहरान दिया हुआ है, ईरान के सामने हाफ केल दिया हुआ है, कुवैत के सामने कशागन दिया हुआ है। सो यहाँ पे कंट्री एंड ऑयल फील्ड है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। तो हमारा काम ये याद करना होगा कि कौन सा सही हो जाएगा, जो सही हो जाएगा वो याद कर लेंगे। तो इसमें डी जो है वो ऑप्शन करेक्टली नहीं है। मतलब कसगान फील्ड जो है वो एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है जो कि कजाकिस्तान के जोन ऑफ कैस्पियन सी में देखने को मिलती है। कजाकिस्तान के जोन ऑफ कैस्पियन सी में देखने को मिलती है कासागान फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑयल फील्ड है ये। और इराक तो ये कजाकिस्तान का काशागान जो है ये ऑयल फील्ड है, ठीक है, ये हो गया। देन इराक के सामने जुबैर है, ये सही है। सऊदी अरेबिया के सामने दहरान है, ये सही है। ईरान के सामने हाफ केल है, ये सही है। तो इस तरीके से ना सऊदी अरेबिया का जो ऑयल प्रोड्यूस फील्ड है तो वो है दहरान, जो भी हो, DHAHRAN। तो उसको आप एच साइलेंट करके तेहरान बोलेंगे तो सुटेबल लग रहा है इसलिए। तो तेहरान, सऊदी अरेबिया इजिकल्स टू तेहरान है जो कि ऑयल फील्ड है। इराक का जुबैर है और ईरान का हाफ हाफ केल है। एंड देन जो कासगान है वो कजाकिस्तान का है, ठीक है। तो कासगान कजाकिस्तान का है, इराक का जुबैर है, सऊदी अरेबिया का जो है दहरान है, ऑयल फील्ड, ओके। एंड ईरान का हाफ केल है। सऊदी अरेबिया का दहरान है, इराक का जुबैर है, और ईरान का हाफ केल है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा है। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली मैच्ड है तो इसमें जो है ए के सामने हेलो हेलोक्लाइन जो है कि सी वाटर टेम्परेचर पे ये होता है। थर्मोक्लाइन जो है एयर टेम्परेचर पे होता है। इकोक्लाइन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फाइको फाइकोक्लाइन जो है फाइको, हाँ ठीक है, फिक्नोक्लाइन जो है वो सी वाटर डेंसिटी को कहते हैं। तो इस तरीके से इसके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई थी। तो इसमें कौन जो है करेक्ट मैच क्या होगा इसका, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो वो ऑप्शन डी है जो कि करेक्ट है। मतलब ऑप्शन डी जो कि फाइक फाइक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी ये होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। एंड जो हेलोक्लाइन होता है वो सी वाटर सैलिनिटी को कहते हैं। थर्मोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर को कहते हैं। इकोक्लाइन जो है ट्रांजिशन जोन ऑफ इकोसिस्टम होता है। इकोक्लाइन ट्रांजिशन जोन ऑफ सिस्टम होता है, ये तो ठीक है क्योंकि कोटोन से रिलेटेबल है। देन थर्मोक्लाइन जो है सी वाटर टेम्परेचर, जित मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है तो थर्मोक्लाइन, ओके। थर्मो से यहाँ पे हीट को अगर हम रिलेट करें तो ये इस तरीके से सही है। हेलोक्लाइन जो है वो सैलिनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है तो सी वाटर सैलिनिटी ही है ये। एंड देन साइक्नोक्लाइन जो है वो सी वाटर डेंसिटी को कहते हैं कि कितना वाटर जो है उसका डेंस है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, कल को यूपीएससी में भी पूछ लेगा, ठीक है। तो साइनोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी है। इकोक्लाइन ट्रांजिशन जोन ऑफ इकोसिस्टम है। थर्मोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर है। हेकोक्लाइन जो है सी वाटर सैलिनिटी है। एंड ठीक है। सो हेलोक्लाइन जो है सी वाटर सैलिनिटी है। हेको हेलो जो होता है वो हेलोक्लाइन सैलिनिटी से रिलेटेबल है। एंड देन थर्मोक्लाइन जो है वो टेम्परेचर से थर्मो को रिलेट करे, हेलो को सैलिनिटी से। एंड देन सिग्नोक्लाइन को डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, ओके फाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर ओके, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हम्म
So ओके, देन बायोस्फीयर एंड बायोम से लेकर के क्वेश्चन था 2024 का ही कि कौन सा फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस है ऑफ बायोटिक सक्सेशन का, ठीक है। सो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये है कि पहले माइग्रेशन होता है, देन इकेसिस होता है, देन रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पहले जो है फ्लोरा एंड फौना माइग्रेट करती हैं, नॉट की प्लांट्स नहीं, ठीक है। जो भी एनिमल्स है वो लोग, तो पहले माइग्रेशन करते हैं वो लोग, देन इकिसिस क्रिएट होता है, देन रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। सो पहले माइग्रेशन एंड देन इकिसिस, देन रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। पहले माइग्रेशन देन इकिसिस होता है, देन रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पहले माइग्रेशन होता है, देन इकिसिस होता है, देन रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि MERS, ठीक है। So, जो बायोम के बायोटिक सक्सेशन के पेजेस हैं वो याद कर सकते हैं कि MERS, ठीक है। सो MERS से ये जो है हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट निमोनिक बना सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है इकोलॉजिकल निश को लेकर के, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है वो देखते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो है आंसर, ठीक है। कि एक अरे वो गलत है तो हम क्यों इसको देखें, ठीक है। जो सही है वो देख लेते हैं। तो इसमें बोला कि नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल निश, तो सही कौन कौन सा है कि डोमिनेंस डोमिनेंस जो होता है सिंगल स्पेसिस का वो बहुत ही कम हो जाता है अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो एक हैबिटेट में, ठीक है, फाइन, सही है। देन जो है डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है ऑक्यूपाई कर लेती है एक्सटेंसिव ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश को, और नंबर ऑफ स्पेसीज जो होती है वो लार्ज हो जाते हैं इकोलॉजिकल निश ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम के। अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट हो तो जो होता है नंबर ऑफ स्पेसीज वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है इकोलॉजिकल निश ऑफ दैट नेचुरल इकोसिस्टम के, ठीक है। और यहाँ पे डोमिनेंस सिंगल स्पीसीज का बहुत ही कम होने लगता है अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इक्विटेबल हो हैबिटेट में, ठीक है। और यहाँ पे डोमिनेंट स्पेसीज जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश को। सो जो कि हमारा रॉन्ग ऑप्शन है वो है कि बी, यानी कि नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल निश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो नंबर ऑफ स्पेसीज स्मॉल कैसे हो जाएंगे, ठीक है, बट सही लग रहा है ये तो मुझे। बट देखते हैं क्या लिखा है कि एक्सप्लेनेशन में ये है कि इकोलॉजिकल निश जो है रेफर करता है कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्पेसीज का विथ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर जो कि अफेक्ट करे उसको, ठीक है, फाइन। तो ये होता है। देन डोमिनेंस जो होता है सिंगल स्पेसीज का वो बहुत ही कम हो जाता है अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो एक हैबिटेट में। स्पीसीज का सिंगल स्पेसीज का डोमिनेंस बहुत कम हो जाता है अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। ये इक्विटेबल हो मतलब सब में इक्वली वो बराबर ही बटे इस तरीके से। एंड डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई करती है एक्सटेंसिव एंड बॉर्डर बॉर्डर इकोलॉजिकल निश, ठीक है, ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश। सो नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल निश ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम अगर रिसोर्स सफिशिएंट है तो। रिसोर्स अगर सफिशिएंट है जितना था उतना ही है, ठीक है। मतलब आपके पास 5 किलो गेहूं है तो 5 किलो ही है, बट जो खाने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वही है यहाँ पे भी सेम कि मतलब आपके पास लिमिटेड खाना है बट लोग जो है बहुत है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, ओके। जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अनदर इज रीजन। तो क्वेश्चन है असर्शन में क्या है कि CO2 एंड SO2 एंड NO2 गैसेस जो होती है वो गेट डिजोल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस करती हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ठीक है, एसिड रेन जो है उसमें CO2 नहीं आता है, ठीक है। मतलब इतना हमें पता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है।
रीजन में क्या है कि एटमोस्फेरिक एयर जो है पोल्यूटेड होता है ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये ठीक है, फाइन। बट यहाँ पे इसका इसका आंसर क्या है? सी है। ए एंड आर दोनों ही सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, फाइन। तो CO2 का भी मतलब CO2 भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रोड्यूस करता है एसिड रेन को, डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन गेट डिसॉल्व। ओके फाइन। तो CO2 भी आता है, ठीक है, तो ये भी आता है एंड फाइन। CO2 एंड SO2 एंड दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस मिल करके डिसॉल्व होती है इन वाटर में एंड एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं। तो इससे ये सही है, फाइन। ओके। ओके, question is ग्रीन हाउस गैसेस और उनकी इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है उस टॉपिक से। तो व्हाट डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज एम्फसाइज करती है रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के? तो पहला स्टेटमेंट है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन होना चाहिए, वो इनफ है। देन डीप सेकेंड है कि डीप एंड रैपिड सस्टेन रिडक्शन, वो भी एसेंशियल है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है ओनली टू वाला स्टेटमेंट सही है कि डीप रैपिड सब्सटेंस सस्टेन रिडक्शन आर एसेंशियल, ना कि ग्रेजुअल लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ, ठीक है। ये क्योंकि अपने आप में ही ना एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट है पहला वाला, इसलिए वो रॉन्ग है। जो दूसरा है कि डीप रैपिड, हाँ मतलब सही है कि बहुत ही गहरे तरीके से और तेजी से और सस्टेन रिडक्शन होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है एंड क्या देन नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइन, नेक्स्ट है कि इसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम में है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट। तो सिमलीपल जो है पता है कि केरला में है, नौकरिक जो है वो उड़ीसा में है। अगर मतलब उसके सामने लिखा आपको मैच करने हैं, तो ए साइड में बायोस्फीयर रिजर्व है एंड लिस्ट 2 में स्टेट है, जो कि आपको सही मैच करने हैं। तो सिमलीपल जो केरला, उसके सामने केरला है, नौकरिक के सामने उड़ीसा है, अगस्तमलई के सामने असम है, मानस के सामने मेघालय, तो आपको अब मैच करना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दैट इज की सिमलीपल जो है वो उड़ीसा में है, जैसा कि हमें पता है। नौकरिक जो है वो मेघालय में है, हमें पता है। अगस्तमलई केरला में पता है। देन मानस जो है वो असम है, वही पता है। सो जो नीलगिरी है, बस इतना ही पूछा था। बट और भी चीजें तो वो देख लेते हैं कि नीलगिरी जो है वो लोकेटेड है इन पार्ट्स ऑफ 3 स्टेट लाइक तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के सेंटर पे होती है। देन गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ना कि गल्फ ऑफ कच्छ। देन कोल्ड डेजर्ट क्या है कि हिमाचल प्रदेश में है एंड दिब्रू सिकोहा जो है वो असम में है, ठीक है। सो सिमलीपल जो है वो उड़ीसा में, नौकरिक मेघालय में, अगस्तमलई केरला में, मानस जो है असम में एंड जो है कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे कि हमने देखा नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के बॉर्डर पे है एंड उनके सेंटर पॉइंट पे आती है। देन गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। एंड देन कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि लद्दाख में। और सो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो एंड दिब्रू सैखोवा जो असम में। तो दिब्रू सैखोवा असम में है ये तो याद है, बट कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, इसमें मिस्टेक हो सकते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि लद्दाख या ना ही जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और ना ही उत्तराखंड में है ये, तो ये कहाँ पे है? HP में है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यू स्टार्ट।
ठीक है गाइस, इट्स ओके। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमने देखा कि जो कोल्ड डेजर्ट था वो कहाँ पे था, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। जो कोल्ड डेजर्ट है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फाइन, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है सारे, सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलय, मानस और नीलगिरी, ये सारी चीजें। देन ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है होगा। ओके ओके, सो यहाँ पे है सो जियोग्राफी का जो था हमने देख लिया है। 2024 का PYQs यहाँ पे हो गया। देन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में। सो यहाँ पे ओ ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही स्कूल लेवल का पूछा है। तो यहाँ पे साइंस का जो है मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, मोशन अंडर द ग्रेविटी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बोला है कि एक बस है जो कि कवर करती है फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ विथ स्पीड V2, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी क्या होगी। तो हमें पता है कि जब एवरेज निकालते हैं तो सारी चीजों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है डी है, जबकि सही इसमें कि 2V1 एंड V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इसका ऑप्शन ये सही है। अच्छा, फाइन, ओके। सो ये ना इसका फॉर्मूला ही होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये सही है कि 2V1 एंड V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके, मतलब यहाँ पे अगर आप स्पीड होती है ना तो जो है 3V1 प्लस, सॉरी 3V1 एंड V2 एंड V3 लिखते हैं आप। एंड देन उसके जो है उसके बटे में या उसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसको हम वेग बोलते हैं। ठीक, क्या मैम? बेग? वेग मतलब स्पीड, हाँ, वो गति। फिजिक्स में होता है ना, फिजिक्स में। हाँ, ओके। मैम देन आपका नेक्स्ट पढ़ाने का क्वेश्चन। बढ़िया लगता है मुझे, पढ़ाने का अच्छा समझाते हैं वैसे आप। अच्छा ठीक है। वो क्या है ना, चीजों को आसान करके समझना होता है, नहीं तो क्या है ना कि आप दिमाग भी में। मतलब पढ़ाई करते नहीं ना, तो आपको उतना आइडिया है पढ़ाने का। हम्म कोई अगर वैसा कोई पढ़ाए तो उसका पता चल जाएगा एक ही घंटे में कैसे क्या है वो पढ़ाने में। हम्म, हाँ ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे है, जो कि ये सर्च करते हैं। साइंस चल रही ना मैम यहाँ तो अभी। हाँ साइंस ही चल रही ना, साइंस। हाँ, अभी साइंस यूपीपीसी। स्टार्ट किया बस। जियोग्राफी का भी करा रहे थे, वो हो गया, अब आपने साइंस उसका करा रहे शेड्यूल क्यों नहीं डाला? शेड्यूल डालना चाहिए, रात ही में बता देना था आपको कि सुबह स्टार्ट करेंगे हैं। ठीक मॉर्निंग है में। ठीक है, कल से ना मैं, मेरा जो प्लान हाँ, रहेगा वो मैं वो तो मैंने खोला आ, टेलीग्राम तो उस पे लाइव वो चल रहा था डिस्कशन। मैंने कहा ये क्या चलने लगा सुबह से फिर से। ठीक है ठीक है, कल से मैं अपना प्लान हम पहले वही तो बता कह दिया रहे थे करूंगी। आपसे आपसे नहीं बोला था कि शेड्यूल बना लो, मतलब कैसा क्या रहेगा, कौन सब्जेक्ट कौन हाँ से जी दिन, ठीक है। कौन सा नहीं टॉपिक। वो लोग क्या है, सबका अलग टाइमिंग होता है ना, तो वो तो हम समझ रहे हैं, आज के समय में कोई किसी की नहीं सुनता। हम्म ओके ठीक है, शेड्यूल मैं शेयर कर दिया करूंगी कल से। ओह फाइन, देन यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। Which of the following is a correct relationship between the Fahrenheit and फिर सेल्सियस डिग्रीज में, तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है हमको।
यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन क्या है कि ये इसका ये फॉरेन हाइट मतलब जो होता है डिग्री एफ इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही रिलेशनशिप इसका सही है। तो मतलब ये फैक्चुअल है, इस चीज को याद कर सकते हैं। कोई इसमें केमिकल फॉर्मूला हमें ये नहीं सेटअप करना है। सो ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड इज इक्वल्स टू फॉरेन हाइट. Fahrenheit is equals to 9/5 degrees Celsius plus 32. Okay. Then the Fahrenheit is equals to 9/5 degrees Celsius and plus 32. uh, या फिर से देखते हैं कि मतलब यही है। Fahrenheit degree is equals to 9/5 and degree Celsius plus 32. Fahrenheit is equals to 9/5 degree Celsius डिग्री इंटू लाइक डिग्री सेल्सियस इंटू में है। देन प्लस 32 फॉरेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप है एक सेल्सियस और एक फारेनहाइट के बीच में। ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो फॉर्मूला था जो मैंने अभी बताया, ये करेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है इसके बीच में और फ़ारेनहाइट जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक सेकेंड का आप कोई बुक वगैरह से दिख रही मैम की बुक खोलें गूगल। अच्छा, जब मैं म्यूट करती तब भी मेरी वॉइस आती है क्या? मतलब कुछ नॉइस? हेलो, चलिए ठीक है, डिस्कस ही करते हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इसमें असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, मतलब एक स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होते हैं विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर। जैसे जैसे एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ओके फाइन, टेम्परेचर तो इंक्रीज होने की वजह से ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। और देन उसका रीजन दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। ठीक है फाइन, सो ऐसा लग रहा है कि सही होना चाहिए, तो इसलिए सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। मतलब आई मीन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपस में सही हैं, बट जो है क्योंकि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, इस वजह से ये दोनों जो है सही मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट आपस में सही है। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है? जब यहाँ पे एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो एयर टेम्परेचर, हवा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। फाइन, एंड अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज करता है कब? जब यहाँ पे इंक्रीज एवेपोरेशन होगा।
सो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, मतलब वाष्पीकरण जब इंक्रीज होता है तब यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती है। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम होती है अगर एयर टेम्परेचर बढ़ता है तो। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए अच्छे से। इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। फाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके बारे में एक बार देख लेते। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर पे। ठीक है, तो यूनिट यानी कि ग्राम पर क्यूब मीटर, इट टेल्स अस हाउ मच वाटर वेपर इज एक्चुअली इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर है वो ये चीज बताता है, और इसका यूनिट जो होता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर कंटेन करता है 10 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, एंड देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो उसकी होती है यहाँ पे 10 ग्राम मीटर क्यूब है। ओके, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि रिलेटिव जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। मतलब किसी टेम्परेचर पे कितना कितना ज्यादा वो जो है ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकती है, उस चीज को बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होता है किसी एयर में कंपेयर टू द उसकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर वाटर वेपर को। सो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि एक्चुअल वाटर इज डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वाटर वेपर। देन यहाँ पे है इस तरीके से एन इंटू 100 भी होता है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट सर्टेन टेम्परेचर एयर कैन होल्ड 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, इट एक्चुअली कंटेन्स 10 ग्राम। दिस मीन्स कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, जो होता है वो 10 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैपेसिटी जो है उसकी पूरी मैक्सिमम वो 20 है कि कोई एयर जो है वो 20 ग्राम ऑफ वेपर जो अपने पास रख सकता है, बट अभी जो है 10 है। सो इंटू 100 करेंगे इज इक्वल्स टू 50% आएगा, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि मतलब आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी एयर की वाटर वेपर को अपने पास रखने की, तो वो एंड फिर उसके कंपैरिजन में कितना अभी प्रेजेंट में की हुई है उस कैपेसिटी से कितना कम है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी से इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलता है परसेंटेज, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। तो यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, फाइन। ऑब्वियसली क्योंकि जो है अगर टेम्परेचर किसी चीज का आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वाटर वेपर जो होता है वो एयर में से ना मतलब कहीं और जाने लगती है, दूसरी जगह जाने लग जाती है, तो इसलिए ऊपर जाने लगती है, राइज करने लगती है। तो इस वजह से ना यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो जो है वो अपनी तो पूरी लिमिट को ही क्रॉस कर जाएगी ना। सो जैसे जैसे यहाँ पे वो था ना, क्या था कि इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, जैसे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो वैसे ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगा। फाइन, ओके। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा ना तो मतलब बाद में भी इसको देख लेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट इज वेयर, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीएस का है नहीं, एआरओ का है नहीं, केमिस्ट्री आता है 2023 का स्टेट
एपीएस होम्योपैथिक का ये फाइन। सो केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ये प्रीलिम्स प्री का 2024 का। इसमें बोला कि फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा का क्या है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली आप ऐसे याद कर लो कि ये क्या है ना, स्टैटिक है। इसमें क्या है, सो इसका जो आंसर है ए है, यानी कि NaHCO3। ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है sodium carbonate, commonly known as baking soda. The formula of baking soda is NaCO3. Okay, तो ये क्या है, NaHCO3 है, इसका ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, NaHCO3, जो कि इसका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, NaHCO3। फाइन, NaHCO3, जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, NaHCO3। NaHCO3। हाँ यही है। वो मैं चीजों को रिपीट कर रही हूँ ना, इसलिए ताकि जो है ना मुझे याद हो जाए, नहीं तो फिर करने का क्या फायदा होगा मेरा। आपको भी याद हो जाएगा इससे। ठीक है। कोई कोई पास में है क्या? अब वॉइस वो आता है अभी। घर में ही हो ना, तो सब लोग नॉइज करते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा, घर हाँ में तो एक्चुअली, होता ही है। हाँ एटलीस्ट इसे लाइव करूंगी तो वो समझेंगे, देखते हो। कोई बात नहीं। घर में तो चलता रहता है, सब सबके यहाँ पे होता है। फाइन, देन नेक्स्ट इज देखते हैं। हाँ बार बार थोड़ी किसी को बोलेंगे कि थोड़ा धीरे बोले या कम बोले। अरे नहीं नहीं, रहने दो, हमने तो ऐसे नॉर्मली पूछा। हम्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हमें एक चीज बताओ नेक्स्ट आप। बाद में डिस्कस करते हैं ना, प्लीज भी ये करते हैं। सो नेक्स्ट इज कि मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है। अम, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट पीसीएस का मैं डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है। सो मिल्क जो है वो एग्जाम्पल किस चीज का है, ये बताना है कि यहाँ पे ए है ऑप्शन की इम्यूल्सन का है, फोम का है, या एरोसोल का है, या सोल का है। सो ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था। देन इसका जो आंसर है वो ए है, दैट इज कि इम्यूल्सन का है। यानी कि इम्यूल्सन का मतलब क्या होता है ये देखना होगा। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है इम्यूल्सन का। इम्यूल्सन क्या होता है, एक टाइप ऑफ कोलाइड होता है जिसके अंदर दोनों ही डिस्पर्स फेज एंड डिस्पेंसन मीडियम आर लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पेंसन मीडियम आर लिक्विड होते हैं, तो इसके बारे में इम्यूल्सन, इसके बारे में थोड़ा ना अच्छे से देख लेते हैं इम्यूल्सन का क्या मतलब होता है। मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है इम्यूल्सन का। ओके, इम्यूल्सन। तो यहाँ पे इम्यूल्सन का मतलब ये है कि एक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड का होता है जो कि आपस में मिक्स नहीं होती है, जहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है एज टीनी ड्रॉप्स इनसाइड द अदर। मिक्स नहीं होते हैं बट हाँ, जैसे कि अगर हम पानी में एग्जाम्पल डीजल अपन डालें या के, हाँ, ऑयल या केरोसिन। और वाटर रख लें एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, सो मतलब अगर हम वाटर में ऑयल भी डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है ना, तो उसका हम्म। एग्जांपल ले सकते हैं। टू दोनों ही लिक्विड है बट मिक्स नहीं होता है, या फिर केरोसिन डालते हैं वो भी मिक्स नहीं होता है, वेयर वन लिक्विड इज प्रेजेंट एट टीनी ड्रॉप्स इनसाइड द अदर। हाँ ठीक है, फाइन। देन यहाँ पे क्या होता है कि यही है। सो इसका ही मतलब होता है इम्यूल्सन। फाइन, मेयोनीज इज ऑल्सो एन emulsion। वाह भाई, oil is mixed with the water using the egg yolk. Tiny fat oil droplets are mixed in water. Milk is an emulsion. The tiny fat oil droplets are mixed in the water.
अच्छा, मिल्क को बताएं, मिल्क बताएं। मिल्क में 2 लिक्विड होता है, इस तरीके से ये बताया हुआ है। कोई बात नहीं कि ओके फाइन, ये एक ना ऐसे मुझे तो ये सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है कि कैसे है ये मिल्क जो है, बट फाइन, याद करने के लिए याद कर लेते हैं कि मिल्क जो है वो एम्यूल्सन है। उसका एग्जाम्पल है, मतलब 2 लिक्विड है इसमें होते हैं, और इसमें वाटर भी ऐड होता है ऐसा। एम्युल्सन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एम्युल्सन। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ एम्युल्सन, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम जो है, यहाँ पे आप बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और उसके डिफरेंट ब्रांचेस और सब ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो लीव करते हैं ऑन द लैंड आर कॉल्ड, वो क्या कहे जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। तो वो जो इस लैंड पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। ऑप्शन में था बायोटिक, अबायोटिक, एक्वेटिक हैबिटेट। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, या फाइन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के, जो कि 2024 में ही आया था, कि कौन सा फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर है प्लांट स्पेसिस का फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर में। हायर यानी कि हायर और हायर से लोअर ऑर्डर में कौन सा है जो कि सही है प्लांट स्पीसीज का ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या है, इसका जो ए है ऑप्शन वो सही है, मतलब पहले प्लांट किंगडम आता है। इसमें क्या है ना कि हम लोग उतरते क्रम में, आई मीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस तरीके से। सो पहले प्लांट किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास आता है, देन ऑर्डर आता है। तो पहले जो है प्लांट किंगडम आता है, ठीक है। सो पहले प्लांट किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास आता है, एंड देन ऑर्डर आता है। सो ऊपर से हम देखेंगे प्लांट किंगडम बड़ा भी है, तो पहले प्लांट किंगडम आया, फिर इसके बाद फाइलम आया, और देन क्लास आया, देन जो है वो ऑर्डर आया, ठीक है। सो या यानी कि ऑर्डर सबसे नीचे है, देन क्लास उसके ऊपर है, देन फाइलम है उसके ऊपर, देन प्लांट किंगडम है। PPCO है, सो PP और CO है, जो कि एक हमारे प्लांट स्पेसीज का ऑर्डर है, ओके। तो यही है थिंग है, ठीक है, फाइन। सो जो हमने देखा ये PP और CO। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है, ये का है, टाउन प्लानर का है, होम्योपैथिक का है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है जॉइंट, ऐसा, द जॉइंट वेयर द नॉक जॉइंट्स हेड इज, मतलब जो गर्दन की जो जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये साइंस का है ना, इतना डीपली पूछता हूँ। सो यूपीसी मतलब UPPCS का प्री का है। इसमें बोला है कि उस जॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पे नेक जॉइंस द हेड, ठीक है। सो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग C, यानी कि पिवटल जॉइंट कहते हैं उसको, जहाँ पे हमारी जो नेक यानी कि गर्दन का जॉइंट होता है जहाँ से हेड उसके साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हम पिवटल जॉइंट कहते हैं। द हेड इज पिवटल जॉइंट। द पिवटल जॉइंट जो है अलाउ करता है रोटेशनल मूवमेंट, जहाँ से हमारी गर्दन जो है मूव कर सकती है। तो उसकी वजह से हेड जो है वो टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, लिफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये सही है, ओके। तो उसको क्या कहते हैं, पिवटल जॉइंट। यहाँ पे इस चीज को भी हम याद कर सकते हैं कि पिवटल जॉइंट कहते हैं, ओके। पिवटल यानी कि इम्पोर्टेंट जॉइंट जो कि अलाउ करे सर को हिलने में, इसलिए पिवटल जॉइंट, ठीक है। ये है जॉइंट ऑफ द नेक एंड हेड, दैट इज पिवटल, मतलब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाला जॉइंट हो उस तरीके से पिवटल जॉइंट। Fine. Then the next question is कि the only vein that carries the oxygenated blood is
ऐसा जो नर्व्स होता है, कौन सा ऐसा वेन है नर्व से जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है, दैट कैरीज, नहीं नहीं, हाँ, से मतलब वही है एक ऐसा वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो उसका आंसर है पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक सेकेंड। जो है क्वेरीज में यहाँ पे ना यूपीसीएस के पीवाईक्यूज का भी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। हेलो। यस यस ऑडिबल। हाँ ठीक है। अच्छा, आपका मीडियम इंग्लिश है ना? हाँ हाँ यस। हम्म, ठीक है, सही है। नहीं तो ओके, सो यहाँ पे कहता है कि द ओनली वेन, राइट, वेन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं साइंस में। ओके, दिख जाओ। veins, that is roads that brings the blood back home to the heart। वेन्स का मतलब ये होता है कि अम, ऐसे पाथ जो कि ब्लड को वापस लेकर के आते हैं हमारे हार्ट में। आई थिंक वही धमनिया और सिरा जो होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लू। हम्म, so ये वही होता है, वेन्स मतलब रिटर्न्स द ब्लड टू हार्ट। एक धमनी और एक सिरा होता है ना, हिंदी में उसको बोलते थे। सो इसमें ये यूपीएससी में आया क्या क्वेश्चन की वेन क्या होता है? नहीं नहीं, वेन क्या होता नहीं है। फिर मतलब यूपीपीसीएस का एग्जाम में आया था कि हम्म क्वेश्चन था कि ओनली वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो वो कौन सा इस तरह का वेन है। अब हाँ मतलब मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ था continental कि fluid धमनी और सिरा carry होता है, करते हैं। एक जो है खून ब्लड को लेकर के आता है और एक ब्लड को लेकर के जाता है। हाँ सो हाँ हाँ। हाँ, वो मैंने 10th 12th में पढ़ा था। बट यहाँ पे हम्म। वेन इसमें को इसमें ये होता मतलब है क्रॉस। बेसिकली, इसमें बेसिकली तो ये होता है जो एक आर्टरीज होती है एक वेन्स होती है। जो आर्टरीज होती है वो तो हार्ट से ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई करने वाली वो होती है, चैन्स होती हैं। और जो वेन होती है वो बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर से कहिए एक बार। मतलब जो ये होती है अपनी आर्टरीज होती हैं वो तो हार्ट से ब्लड में बॉडी सप्लाई करता है, हम्म। ठीक है। और जो वो वेन होती है वो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आती है ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए। अच्छा अच्छा। हम्म हाँ ठीक है। ओके। सही। सो वही है, तो उसका आंसर जो है ना पल्मोनरी वेन है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और हाँ ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करवाता है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ अ हार्ट हम्म थ्रू द हम्म पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी हम्म। वेन्स क्या मतलब क्या होता है, इफ यू नो? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन तो वही हो गया ना जो ये इसमें जो लंग्स मतलब जो बॉडी से लंग्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू हार्ट में ब्लड लेके आता है। और वो होता है एकदम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम्म। अच्छा, हाँ। फाइन। खैर फिर ये ये तो चीजें कुछ। फिर इसको जो हार्ट है वो प्योरीफाई करता है, फिर आगे इसको प्योरीफाई करके थ्रू आर्टरीज के थ्रू सप्लाई करता है। ठीक है। हम्म। हाँ, ये कुछ ज्यादा हमारे ही डीप में हमारे पूछ। हमारे जैसे ऐसे है ना, ये थोड़ा हमारे जो ये स्टेट पीसीएस के मेंस में बायोलॉजी है तो ये थोड़ा मैंने इन दिनों में ही मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ट सिस्टम हमारे मतलब बायो है। हाँ बेसिक भी हाँ नहीं कह वही। सकते, मतलब कंप्लीट बायो ही मान लो। तो उसमें वो सारे जो अपने 10th 12th में डाइजेस्टिव हम्म। सिस्टम हार्ट सिस्टम लंग सिस्टम वो सब है। तो हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए इसका। वो हाँ, मैंने मतलब पूरा हार्ट के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था 12th वही में, वही। बट वो हिंदी में था तो। और हाँ इसलिए ना थोड़ा समझने में थोड़ा हाँ प्रॉब्लम नहीं आता है वो कि तो मतलब। नहीं वो तो याद भी नहीं हुआ था जब का, तो मुझे भी याद नहीं था। मैंने तो अभी पीसीएस मेंस के लिए वही पढ़ा वही था तो वही, मुझे पता। क्योंकि वो उस टाइम पे था तो बहुत पढ़ा था उसको मैंने, हाँ हाँ और वही उसके वही। बारे में स्पीच भी दिया था इवन। बट हाँ अभी हाँ। थोड़ी ना याद रहेगा। नहीं नहीं वो तो किसी को याद नहीं है ये तो। हाँ ठीक है।
और ये पल्मोनरी से साउंड कर रहा था ना, हाथ होती है ना, उसको भी तो पाम बोलते हैं, तो मुझे लगा कि उससे रिलेटेड है, वहां से ब्लड हम्म वगैरह आ जाता होगा। हम्म। हाँ ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे सिर्फ यही एक ऐसा वेन है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी है धमनी या सिरा है, जो कि क्या कर सकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है हार्ट में। अम, हम्म अफ- किस लिए लेके जाता है? ताकि हार्ट मतलब फंक्शन कर सके। हाँ हाँ हाँ, उसको पंप करके प्योरीफाई कर सकते भाई, फिर आगे वो बॉडी में सप्लाई करता है। फाइन। हम्म ऑक्सीजनेटेड। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो ना, उससे क्वेश्चन मुझे भी विजिबल होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हम्म है, फाइन, रुको। और वैसे भी बायो के क्वेश्चंस वगैरह तो अपने स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स भी देते हैं, तो उसमें कुछ तो अपना साइंस का सेक्शन होता ही है, तो एक दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं ना। हम्म। हम्म हाँ, प्री में भी तो आते ही हैं। हाँ ऊपर से जाते हैं फिर, मतलब अगर हम्म हार्ड रहेगा तो। वैसे तो वही अपने वही। उतने नहीं आते ही हार्ड। हाँ नहीं उतने, हाँ उतने बस बेसिक आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं ये आपको ना ये पीडीएफ जो है आपको पर्सनली सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ओके। हाँ देन आप, वो क्या है ना, नेट का इश्यू हो जाएगा अगर मैं ऐसे शेयर करूंगी ना, बहुत जल्दी नहीं वो नेट तो चला जाएगा। नहीं नहीं, सही सही सही। तो आज आपका क्या प्लान है, एक बार थोड़ा वीसी का बता सकते हो, क्या क्या करोगे आज वीसी में? मैं प्लान ना अभी जस्ट सेंड कर दूंगी, तो उसमें आप हम्म देख लीजिएगा, मतलब मेरा जो प्लान है, तो उसके अगर आपको जैसा लगे समझ लीजिएगा। ठीक है। हम्म ओ एक पॉसिबल हो तो जैसे अब आप जैसे 10:30 पे एक बार इसको रोक के अपने थोड़ा 11:45 का स्टार्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ये एक क्लास रूम का सेशन है तो वो मुझे अटेंड करना था, अगर पॉसिबल हो तो अभी 10:30 आप स्टॉप करके 11:45 या 11:30 के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब अप्रॉक्स इसका टाइमिंग होने ही वाला है, तो इट्स ओके। हाँ कि अपने फिर 11:30 से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे ये पीडीएफ ना जल्दी मिलती नहीं है, काफी बहुत ही रिसर्च रिसर्च करने पड़ते हैं, तब मिलते हैं, ठीक है। वो तो है, यस। कर दिया मैंने आपको, शेयर जा रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर किसी और को जरूरत होगा ना, तो आ, मैं आपको कहूंगी, देन आप उसको सेंड कर देना। हाँ हाँ डेफिनेटली। हम्म तो पेज नंबर ना 61 ओपन कर लेना, अगर आ गया हो तो। नहीं अभी आई नहीं, अभी सेंडिंग पे लिखा है। हम्म, हाँ टाइमिंग लगता है इसमें। कब ओके। आई? हम्म तो बताइए 11:30 से करें कंटिन्यू? अच्छा, अभी अब एक हाँ सेकेंड हाँ देना। हाँ हाँ यस। ये वाली घटना चक्र वाली है क्या पीडीएफ? करते इस साइंस में ना बहुत थोड़ा सा ही होगा, तो उसे कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये जो है इस सेशन को हम एंड कर देंगे, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। फाइन, देन आप अपना कार्य कर सकते हैं।
हाँ हाँ, या तो एक बार आप स्टार्ट कर लो, ये रिकॉर्ड हो गया, मैं वो देख लूंगा। ओके, फिर बाकी हाँ आप वो बताना, उस पर मैं रिकॉर्डेड चैनल रहेगा कर तो, दूँ। हाँ टोन पर हाँ रिकॉर्डेड रहेगा, जो कुछ भी मैं बोलूंगी ना तो वो आप हाँ सुन हाँ सकते हैं जब भी आपके पास टाइम होगा। हाँ, ओके ओके, डेफिनेटली, थैंक्स अलॉट। और आके आप उस पे चैनल पे डाल देना, मैं देख लूंगा आगे जो भी आप कर रहा हो, ठीक है। वहां पे इसको कैसे अपलोड करेंगे ना, वो मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा है। किसको? आई मीन यहाँ के रिकॉर्डिंग को वहां पे ऐसे अपलोड करना ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ओके ओके। हाँ नहीं, वो हम्म वैसे तो इसमें ये क्या होता है, जैसे आप ये करते हो ना वीसी रिकॉर्ड, ये जब जैसे सेशन वो करते एकदम मतलब सेशन एक बाइंड हो जाता है, जब अपने आप वो सेव मैसेज में चला जाता है, फिर सेव बट मैसेज से वो अपन सेव टू कॉपी पे म्यूजिक डाल का सकते हैं। ऑप्शन आता है, बट ऐसे नहीं दिखता है, तो इसलिए ना अरे फिर समझ नहीं आता कि मतलब उसमें आप, कैसे मैं वहां पे कर। हाँ उसमें आपने फिर वो कर रखा होगा, वो जो आप ये रिकॉर्ड करते हो ना, उसमें ओनली म्यूजिक सेलेक्ट करते हो, तो आपकी केवल वॉइस रिकॉर्ड होती है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। ऑप्शन दो आते हैं, आपको वॉइस और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करने हैं, खाली वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें आप खाली वॉइस वाला सिलेक्ट करते हो ऑप्शन। अच्छा, तो भी हाँ मतलब मैं वॉइस एक वॉइस को जो है ना वीडियो में कन्वर्ट करने का ऐसा ऐप होता है ना, तो वो है, बट इसलिए यहाँ पे उसका ऑप्शन ही नहीं दिखता है, ये ऑडियो में विजिबल नहीं आता है नॉर्मली, हाँ, इसलिए क्योंकि ये टेलीग्राम पे है ना। वही वही वही। तो वही है प्रॉब्लम, नहीं तो मैं कर देती, तो कोई और कोई इसलिए वहां बात पे नहीं। भी कुछ हो नहीं रहा है, हाँ यहीं पे हाँ। कर रही हूँ जो कर रही हूँ। नहीं नहीं, सही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। ओके हम्म ओके ओके ओके। जैसे अगर तो आपको आइडिया गूगल हो ना मीट तो पर भी ऐसे सही स्क्रीन रहेगा, इससे रिकॉर्ड करके वॉइस ऐसे वगैरह का मुझे इशू बता रहता देना। है वैसे तो। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं आपको बताऊंगा। ओके। हम्म। हम्म ठीक है, इसका तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे ओके। ये पिवटल जॉइंट था, 61 पेज नंबर पे है। देन ओनली वेन्स का हमने देख लिया था कि पल्मोनरी वेन है। फिर इसके बाद ह्यूमन साइकिल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि है कि भी नहीं। अब इसमें आपका वॉइस ब्रेक होता है थोड़ा थोड़ा। वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा उसमें बीच में ब्रेक होता है। अच्छा, शायद नेटवर्क इश्यू होगा, मतलब मुझे तो क्लियर आ रहा है। वाईफाई से कनेक्ट है क्या, या डाटा से? नहीं नहीं, वाईफाई तो अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना आ, एक क्वेश्चन है जो विटामिन से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी में भी आता है। सो यहाँ पे विटामिन ए है, जो कि यहाँ पे उसके सामने बेरी बेरी का डिसीज है। विटामिन बी है, ब्लाइंडनेस का डिसीज है। विटामिन सी है, रिकेट्स का डिसीज है। विटामिन डी है, स्कवरी का डिसीज है। तो इसमें क्या है, सही क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्टली मैच, तो वो ऑप्शन डी है जो कि सही है। इसका मतलब करेक्टली आंसर ऐसा होगा कि विटामिन ए से कौन सी डिसीज होती है उसकी कमी से, तो ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी के कमी से होती है बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी से होती है स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स। ठीक है, सो डी डी वाले से रिकेट्स होती है, सी से स्कर्वी होती है, एंड बी से बेरी बेरी होती है, और ए से ब्लाइंडनेस। मतलब ए से ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। सी से स्कर्वी वाला तो ठीक है, वो याद रह जाएगा, सी सी आ रहा है। और बी से बेरी बेरी बी आ रहा है, बट ए से जो है ब्लाइंडनेस आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग है। जब बी का होगा तो डबल बी आएगा, और ए का होगा तो वन भी आएगा। बी ए से ब्लाइंडनेस, और डी का जो है वो रिकेट्स आ रहा है, यानी कि ठीक है, सो डी का रिकेट्स आता है, यानी कि अगर डी की विटामिन की जो कमी होगी तो उससे रिकेट्स होंगे, हड्डियां जो आपकी कमजोर हो जाएंगी, तो डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ओके, फिर डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। फाइन, तो ये था कि डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। देन यहाँ पे प्री का देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज जो है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, जो कि किससे एसोसिएटेड है। वो एसोसिएटेड है ए, यानी कि पैंक्रियास से कनेक्टेड है। डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा, ये डिसऑर्डर जो कि किससे कनेक्टेड है, पैंक्रियास। ठीक है, सो पैंक्रियास से कनेक्टेड है डायबिटीज, पैंक्रियास से कनेक्टेड है डायबिटीज। डायबिटीज जो है अ, वो पैनक्रियास से कनेक्टेड है। डायबिटीज जो है वो पैनक्रियास से कनेक्टेड है। फाइन, ओके, सो देन यहाँ पे क्या है कि
किडनी स्टोन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू, ये तो वाला क्वेश्चन है। देन यहाँ पे क्या है, स्टाफ नर्स का है, ये नर्स का भी है, ये भी होम्योपैथी का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज R21 डिवाइडेड बाय द मैट्रिक्स डैश MTM। तो ये क्या है? तो इसका आंसर क्या है? सी है, जो कि वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया डेवलप बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक वैक्सीन है जो कि मलेरिया के अगेंस्ट में डेवलप हुआ बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका ये आंसर है, यानी कि R21 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स डैश M एंड देन TM। ठीक है, तो ये जो है ये है, यानी कि व्हाट इज R21 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स MTM, ये चीज ये है। देन देखते हैं कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज क्या है। सो ये यूपीएससी का, हाँ तो ये भी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज कौन सा है? ऐसा कौन सा है जो डिसीज कॉज करता है? तो वो है डी, यानी कि पैथोजेंस, वो जो है डिसीज कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज यानी कि कोई भी बीमारी क्रिएट करता है, डिसीज। सो पैथोजेंस है, एंड ना कि प्रोटोजोआ, ना ही आर्किया, ना ही बैक्टीरिया, इनसे डिसीज नहीं होती है, बल्कि पैथोजन से होती है डिसीज। ओके, वैसे बैक्टीरिया से भी होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। सो पैथोजन जो होते हैं वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि इंक्लूड करते, दैट कैन इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। सो ये पैथोजन होते हैं, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये सब आ जाते हैं किसके अंदर? पैथोजेंस के अंदर। फाइन, इसीलिए इसका ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन। ओके, सो पैथोजन ये क्या करते हैं कि दे इन्वेड द बॉडी एंड कॉज द इन्फेक्शन और डिसीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। आर्किया क्या होते हैं कि वो एक एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फाउंड होते थे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, एंड दे डू नॉट कॉज डिसीज। सो आर्किया जो है वो डिसीज कॉज नहीं करते। फाइन, आर्किया आपसे डिसीज एक चीज कॉज बोले नहीं क्या? करते। हाँ, आपसे एक चीज बोले क्या? हाँ जी कहिए। अरे जो आप मतलब डिस्कस वगैरह हो रहा है ना अभी साइंस का, हम्म। तो उसको अगर स्क्रीन वगैरह में हो ना, जो लैपटॉप में, तो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो वो ना मेरा नेट का इशू है ना अभी, इसलिए उसको मैं शेयर नहीं कर सकती इस तरह से, बट आपको PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है मैं। बट वो इंग्लिश में है, ऐसे बोल रही हो ना तो अरे तो आपको दिमाग में रहेगा, उससे कोई बट दिक्कत नहीं, उससे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है बस। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आपको और उसमें वो आप जो वॉइस है ना। हम्म। वॉइस भी कट होता है, हो सकता है तो गूगल मीट से कर लीजिए फिर। हम्म। नहीं, वॉइस तो अभी तो मेरी आपकी सही आ रही है, शायद आपकी इधर एक बार हट मतलब लॉग आउट करके फिर से इन होइए तो सही हो। नहीं, इसका गूगल हम्म। मीट से भी तो उससे वॉइस ब्रेक नहीं होता है एक्चुअली वो। नहीं, ये वाला सिस्टम जो है ज्यादा सही लग रहा है मेरे को, इसलिए। अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं सुन जी। वहां पे थोड़ी हो सकता है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप जी। हम्म। कब तक चलना है सेशन अपना? एक सेकंड रुकिए तो जरा, ये क्या है? चीज, वाह, कैसे कैसे क्या लोग हो हैं गया? ये लोग। क्या क्या? नहीं, आपको नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। अब बस मैं बस इसको जल्दी से क्विकली खत्म करने वाली, ये साइंस का सेक्शन खत्म होते ही ना हम दूसरे टॉपिक पे, मतलब मैं चाहूंगी इस तरीके अरे से। आप ऐसा करना, आप फ्री कब हो, फ्री कब होगे मैम वैसे आप? क्या? आप फ्री कब फ्री? होंगे मैम आप? हाँ। किस रिगार्डिंग, मतलब ये सेशन करवाने के लिए? नहीं वैसे फ्री है, आप बोल रहे थे ना कि बता देना आप हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, आ, वैसा फ्री, हाँ मतलब मैं जब हो जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो दिमाग ही मेरा सही नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी बात नहीं करती, और क्यों? इसलिए ठीक है। खाना नहीं खाया होगा तो इसलिए आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आ, ठीक है, खाना नहीं मतलब खाते ना, इसकी जब वजह मेरा से कभी दिमाग खराब है। दिमाग सही हुआ और
तो मैं आपको कॉल मतलब जो है तब आप बातें कर सकते हैं, थोड़ी अपनी शेयर कर सकते हैं जो भी होगा। हमें लगा कल आप गुस्सा हो गए, बोले ये इनने ग्रुप तो नहीं छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं है किसी को। अरे नहीं नहीं, वो मुझे ऐसा दिखा था ना, तो इसलिए मुझे लगा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इससे ओके। जो आपने आपने जब ग्रुप बनाया था ना वो, तो मुझे लगा ये लिंक किसने सेंड किया मुझे। हाँ मैं हाँ जानता नहीं हूँ ओके ओके, किसने कर दिया। ठीक है ठीक है। अब कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो है वो विच इज नॉन वॉलेटाइल, जो कि होता है इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ, नॉन वॉलेटाइल होता है। ओके, सो इसका आंसर होगा ए, दैट इज ROM। फाइन, सो ये होता है ROM, नॉन वॉलेटाइल। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब देख लेते हैं कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन वॉलेटाइल डज नॉट इवेपोरेट इज, अच्छा, तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब ऐसा होता है कोई चीज जो है बहुत ही आसानी से, अगर वो इजीली इवेपोरेट नहीं होती है, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है एज नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसको हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल जो होता है वो बॉटल में स्टे करता है, डज नॉट इवेपोरेट इजीली एंड इट इज नॉन वॉलेटाइल। एंड परफ्यूम को अगर देख लिया जाए तो वो इवेपोरेट हो जाती है क्योंकि वो क्विकली इवेपोरेट होती है, क्या फिर तो उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। Substance that does not turn into gases, that is vapor easily. ओके, तो इसका मतलब ये होता है, और इसका जो आंसर है वो है ROM। कंटेंट कौन सा है कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि उसे नॉन वॉलेटाइल बनाता है, जो कि वेपरेट नहीं होता है। भले से उसका पावर जो है वो चला जाए तो स्टिल वो स्टे करता है। तो दैट इज ROM। ये एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है जो कि रिमेन करता है, अनचेंज रहता है इवन इफ द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड। ROM जो होता है वो एक परमानेंट मेमोरी होता है कंप्यूटर का। ठीक है, सो मेमोरी होता है कंप्यूटर का और इज बेसिकली एम्प्टी एंड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। ओके फाइन, देन यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, ये बोला है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, मतलब ये सही नहीं है, बाकी की सही है। तो बाकी की जो सही है वो देख लेते हैं हम। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA क्या है, जीन्स कहा जाता है उसको, सही है ये। देन जो बी है, क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ना ही। तो क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, सही है, मतलब अपने उनके जो भी पूर्वज होते हैं उनसे इनहेरिट करता है इंफॉर्मेशन को क्रोमोसोम, तो ये सही है। देन सी जो है क्रोमोसोम, ये DNA एंड प्रोटीन इसमें होता है, प्रोटीन का बना होता है, तो ये भी सही है। देन उसके बाद जो है ऑप्शन डी, जो कि बोला है कि न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलर रिप्रोडक्शन, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर सही तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो न्यूक्लियस ऑफ सेल जो है वो सेल प्ले करता है क्रूशल रोल एक सेलुलर रिप्रोडक्शन में, एज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल DNA, जो कि एसेंशियल होता है फॉर सेल डिवीजन एंड क्रिएटिंग न्यू सेल्स। तो ये जो है ये सही है। ओके फाइन, न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल प्ले करते हैं क्रूशल रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन में, बिकॉज वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA को इंक्लूड रहता है उनमें, जो कि एसेंशियल होते हैं सेल डिवीजन के लिए और क्रिएट करने के लिए नए सेल को। ठीक है, सही है। सो यहाँ पे ये था इसका एक्सप्लेनेशन। फाइन, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द FWD 200B, जो कि ऑफ एन फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, यही पूछा है इसमें। तो ये बोलते हैं कि दिस इज इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट है, और इसने प्ले किया है कैपेसिटी इसका जो है पेलोड का वो 100 kg है। ऐसे क्वेश्चन UPSC में भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है बी, यानी कि
ओनली वन स्टेटमेंट सही है, दैट इज दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट। जो भी फैक्चुअल चीजें होती है वो गलत, यहाँ पे गलत है। मतलब पेलोड कैपेसिटी जो है वो 100 kg है, सो ये गलत है यहाँ पे। ओके फाइन, क्योंकि इसका पेलोड कैपेसिटी 30 kg का है। देन जो डीएनए होता है ना, डीएनए, क्या? जो डीएनए होता है ना ह्यूमन में, हाँ डीएनए होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, मतलब पहले न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर सब कुछ होता है, डीएनए, वो क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पर एंड। होता है, कौन कौन सेल वगैरह में भी होता क्या? अच्छा साइंस का वो मतलब इसके बारे में ना बहुत अच्छे से समझा दूंगी मैं, ऐसे जब सिर्फ और सिर्फ साइंस का बेसिक का डिस्कस करूंगी ना तब मुझे बता क्लिक दूंगी। कर रहा था एक्चुअली में। हाँ हाँ, तो वो उसमें ना क्लियर हो जाएगा, मतलब उसमें सब कुछ चीजें दिया हुआ है कि प्लांट्स सेल एनिमल्स आप में कब समझा डिफरेंस देंगे, के। कब समझाएंगे आप? जब उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो। हमें एक चीज बताइए, यूपी में कितने क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में साइंस से? साइंस है हाँ। अभी यहाँ पे तो दिख रहा है, मतलब आए हैं कम से कम। लोग तो कहते थे कि एक दो आते हैं, बट वो भी पागल बनाते, बेवकूफ है लोग। आए हैं कम से कम इसमें भी। उनको ये नहीं पता चलता है कि साइंस की क्वेश्चन है या क्या बोलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के हैं। आई मीन अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस तो आए ही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको तो देना होगा ना इस बार का एग्जाम, यूपी का, कि नहीं देना? हाँ फाइन फाइन, और क्या। उसी का इसमें इतने ग्रुप सारे बना क्वेश्चन है, लीजिए आप, साइंस से आ ही रहे हैं। हमें भी देना है ना। और एक एक सर थे, मतलब वैसे उन्होंने दिया है तो वो कह रहे थे कि एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन अरे आते हैं हमारे, तो इतने कैसे हम दिखते, आपसे बट ये कोई कह बात रहे नहीं। थे, टोटल 10 क्वेश्चन आते होंगे उससे। हाँ हाँ वही ना, मैंने इतने सारे इसमें करवा दिए, कम से कम 10 तो हो ही गए होंगे, और उसके बाद भी थोड़े से बाकी हैं, तो ऑब्वियसली उसके अब वो भी हैं। उनको पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन का है, उन्हें साइंस से लगता है, उसी में लगता है उनको कि मैंने भी एनवायरनमेंट सोचा से कि आ रहा है, साइंस को मैं उसी में स्किप करने कंफ्यूज वाली रहती थी। क्वेश्चन में। हाँ ना, कोई बात नहीं। मोर देन, आई मीन अप्रोक्स जो है एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आए ही है। खैर कोई बात नहीं। सो या देन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फाइन, स्कर भी देख लिए, ये देख लिए। R21 डिवाइड बाय मैट्रिक्स डैश MTM करके देख लिया हमने कि वो मलेरिया के अगेंस्ट डेवलप वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन पैथोजन को देख लिया, पैथोजन में आर्किया नहीं आता है, आर्किया एक एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रीसेंट ग्लोबल पॉज देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पीरियड में, तो ये किस वजह से कॉज हुआ था, ड्यू टू विच। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, दैट इज सार्स, आई मीन सार्स डैश कोविड 2। इसकी वजह से ये हुआ था ग्लोबल पॉज। नहीं नहीं, बोला कि क्यों रुक गया था, ग्लोबल पॉज क्यों लग गया था कोविड-19 पैंडेमिक में, तो ये फैलने से क्यों रुका था, तो ये हुआ था सार्स कोविड-2 की वजह से। फाइन 2020, इस सार्स का फुल फॉर्म होगा, सर्च करके देखेंगे तो पता चलेगा, सार्स कोविड 2। ओके, बट इतना ज्यादा नहीं देखना है ना, क्या है फैक्चुअल है तो ऐसे ही देख लो कि सार्स कोविड 2 की वजह से ये जो कोविड-19 है फैलने से थोड़ा स्टॉप हुआ था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ये CPR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है, CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इसका ऑप्शन बी, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन। इसका मतलब ये होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन। ऑप्शन ए में था, मतलब ऐसे रॉन्ग करने के लिए दिया हुआ था, तो वो नहीं है, यही सही है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन। एक तरफ रिवीजन लिख दिया था, दूसरी तरफ रेस्क्यू लिखा था, तीसरी तरफ जो है रिवीजन लिखा था, कि पल्स स्टाइल
तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। लाइफ सेविंग है शायद ये मेरे हिसाब में। लाइफ सेविंग है ना, सेविंग। हाँ हाँ, वो जब किसी को ऐसे हार्ट अटैक आता है ना, तो उस टाइम पे सीपीआर देते, तो 5 मिनट के सीपीआर बीच में वो बच सकता है एक्चुअली इंसान। मैंने भी देखा है, एक्चुअली वो देते कैसे हैं हाँ। सीपीआर? कोई बोलता है उसमें पानी भी पिलाना होता, वाटर भी पिलाना होता नहीं थोड़ा नहीं, बहुत। पानी नहीं पिलाना होता है वो। हाँ, इट्स लाइक कि जो उनका लंग होता है, जहाँ पे फेफड़े होते हैं, तो हाँ। उसको वहां पे ना ऐसे पुश करना पड़ता है एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, ताकि और बहुत तेजी से, मतलब पूरी हिम्मत, अपनी ताकत के साथ, ताकि उनका जो है वो वर्क करने लग जाए हार्ट, इसलिए। तो उससे एक्चुअली होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है 5 मिनट, मतलब विद इन जस्ट 5 मिनट। जब किसी को हार्ट अटैक आए, अगर कोई उनके पास है तो वो ये करेगा ना, तो वो वापस से जिंदा हो सकते हैं। विद इन जस्ट 2-3 मिनट्स होते हैं, तो वही। और ये जब रेयरली होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, तो कौन किसके पास रहता है। ये सही बात है। ओके, सो सब्सक्राइबर आपकी जल्दी से जल्दी ज्यादा हो जाए, हम कह रहे थे। अभी कम हाँ। है, सब्सक्राइबर कम है अभी। अरे, सब्सक्राइबर कम है तो उसमें मैं क्या करूंगी। हम्म अरे तो कोर्स लॉन्च कर लेंगे कोई भी। क्या कर लेंगे। अरे कोई कोर्स लॉन्च कर लेंगे, कोर्स लॉन्च। मतलब मैं कर लूँ ऐसा। हम्म नहीं नहीं, कोर्स क्या लॉन्च करना है, बस स्टडी करना हम है तो और कल ही बोला था, कल ही बोले थे हम तो, कर लो ना, मैं तो सपोर्ट में हूँ फुल। क्या। अरे नहीं, कोर्स वोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हम्म अरे तो हम कह रहे हैं ना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सपोर्ट में हूँ फुल। अरे भाई, हम्म इट्स ओके। 26 कोर्स लॉन्च करना, नहीं ऐसे बस सीखना सिखाना है, और क्या। सीख तो ऐसे ही रहे हैं, सपोर्ट। कोर्स से और जल्दी सीखेंगे फिर। हम्म। पढ़ाने का सही है ना तरीका, इसीलिए बोल रहा है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं, हम्म, इसके बारे में सोचेंगे। क्या ना, आप यूपीएससी वो है ना, तो इसीलिए बोल रहे थे हम आपसे। हम्म। क्या ना, उन लोगों को नॉलेज हो जाता है काफी। हम्म। उनका निकले या ना निकले, उससे कोई फर्क नहीं होता है। मतलब उनको कैपेसिटी हो जाती है रीडिंग करने की। हाँ, वही वही। आपने ओके। तो कोचिंग ली होगी शायद है? नहीं नहीं, बट ऐसे ही सेल्फ। कोचिंग नहीं ली थी क्या, ऑप्शनल की भी और जीएस की? उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। सो तो यहाँ बाद पे में हम कर कर लेना लेते हैं। डिस्कस, नहीं तो भटक रहे हैं अपन लोग फिर। हाँ हाँ, नहीं तो वही सारी बातें होने लग जाएंगी, इसलिए। बता देना तो आप, यहाँ मैं तो पे कर, मैं क्वेश्चन तो है कर लूंगा। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो हम्म ये ग्रुप हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। पूछा है कि कौन सा ग्रुप जिसमें खाली इनपुट डिवाइसेस ही है। Which one of the following groups have only input devices? ओके। अगर मैं, मतलब नेट का इशू ज्यादा है, नहीं हो, अगर होता ना मेरे पास, तो इसे स्क्रीन शेयर कर देती। नेटवर्क नहीं आते क्या आपके वहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ, अरे मेरा नेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तब तो मैं ऑडियो भी नहीं कर पाऊंगी ना। तो वाईफाई नहीं लगा के? मैं तो अपने रूम पर वाईफाई लगाया हूँ। वही कराना ही पड़ेगा। क्या ही है, लाइक थोड़ा देर क्या ना, से। लाइब्रेरी जाते थे तो वहाँ पे लोग डिस्टर्बेंस करते थे एक्चुअली में, तो मैं अपने हम्म। घर ही सेट हो गया। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना घर में, इसलिए भी हो नहीं सकता। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या करना है भाई।
कहाँ गया ये चीज? सब्सिट्यूट। ओके, 11 होने वाले हैं, मतलब 9 10 से 10 10 1 hour and then मैंने तो नहाया तक नहीं, नहाना है भी। it's okay, whatever you are speaking is being recorded, okay? और मुझे पता नहीं था, भूल जाता, सॉरी। हाँ ठीक है, जस्ट मुश्किल से ना 5 6 क्वेश्चंस होंगे, तो वही देख लेते हैं, ठीक है, ये साइंस का खत्म करते हैं। ओके। उसके बाद क्या है कि FWT 200 NB, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, सो ये हुई है। हाँ, तो क्वेश्चन जो है ये, मतलब कौन सा फॉलोइंग ग्रुप्स सिर्फ जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, तो उसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस। माउस, कीबोर्ड, देन स्कैनर। ओके, सो दिस इज की माउस एंड देन कीबोर्ड एंड देन स्कैनर। तो ये क्या है यहाँ पे, जो है ये इनपुट डिवाइसेस है, माउस, देन कीबोर्ड एंड देन स्कैनर। एक तो घर भी नहीं सही है मेरा, बाहर भी आवाज होता है, घर में भी आवाज होता क्या? है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अरे वो तो होता ही है घर में, फिर थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अच्छा, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर का मेमोरी, वो तो हमने देख लिया था, नॉन वोलेटाइल है, तो ROM है। फाइन, ये ROM है एंड देन अब कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है, वो हमने देख लिया था, वो न्यूक्लियस वाला। ओके, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप इनपुट डिवाइस नहीं है, वो भी देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर लिखा हो, तो ये इसमें जो प्रिंटर है ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है। एंड देन माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोजेक्टर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। देन माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो ये सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका ऑप्शन ए ही सही है कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि रुद्र मिसाइल जो है, M2 मिसाइल, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? तो ये एयर टू इनपुट एयर, डिवाइस का ये तो हमको, इनपुट डिवाइस का क्लियर करिए थोड़ा, इनपुट डिवाइस का। अच्छा ठीक है, हाँ मैं भी कर ही लेती हूँ कोई इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मेरे हिसाब में कीबोर्ड भी रहता है। फाइन, आप वैसे दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस। ओके, और माउस रहता है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। फाइन। सो वही है, इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसमें यूजर को अलाउ होता है कि वो डाटा को एंटर करे या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, हम्म। स्कैनर, ये सारी चीजें। बट इसमें बोला है कि प्रोजेक्टर नहीं है, किस तरह से नहीं है? हम्म सो प्रोजेक्टर वो इसलिए नहीं है क्योंकि इट डज नॉट सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, एंड प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले करता है इट ऑन अ लार्ज स्क्रीन, इस वजह से ये प्रोजेक्टर नहीं है। फाइन, डाटा। चलो फाइन, मैं चलता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है आप ठीक करिए। है, हाँ ओके ओके।
तो फाइन। रुद्र M2 मिसाइल जो था कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है, तो देखते हैं किसमें कौन सा सही है। तो आई थिंक ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये सही होना चाहिए। तो सी क्या है, इसका ऑप्शन है डी, मतलब दोनों ही गलत है। और फाइन, सो एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, और मई 2024 में ये गलत है। मतलब फैक्चुअल चीजें रॉन्ग होती है, ठीक है फाइन। और जब बोले कि एयर टू एयर, एयर टू लैंड, ये सारी चीजें भी गलत होती है, तो दोनों ही गलत है इसमें। ओके फाइन। देन जो नेक्स्ट है वो है प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप जो किया है इसरो ने, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये पाथ ब्रेकिंग फीट है बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये एरोडायनेमिक डिजाइन है स्पेस का, स्पेस व्हीकल का, जो कि रिक्वायर करता है इवेल्युएशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। सो इसके जो आंसर है वो ए है, यानी कि बोथ ए स्टेटमेंट 1 2 दोनों ही सही है। ओके फाइन, जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। फाइन। देन नेक्स्ट इज next is what? CRS का देख के लिया, CPR का देख लिया था कि कार्डियो पल्मोनरी रेसोनेशन होता है। ओके, रेसोनेशन सिटेशन या ओके, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जो कि हाँ फाइन फाइन, जो भी था बताया था मैंने। एंड देन द क्वेश्चन, व्हिच क्वेश्चन इज, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सार्स कोविड 2 का मतलब देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे उस टाइम पे डाउट था। तो सार्स कोविड 2, सार्स कोविड 2 जो होता है, ये एक वायरस होता है जो कि कॉज करता है, कॉज किया था डिसीज कोविड-19। तो यहाँ पे इसका मतलब है, सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। एंड 2 इट इज सेकेंड कोरोना वायरस क्लोजली रिलेटेड टू द वायरस दैट कॉज द 2002 एंड 2003 सार्स आउटब्रेक। दैट अर्लियर वायरस था इज कॉल्ड सार्स कोविड, बट जो अभी आया वो है सार्स कोविड 2, इसकी वजह से ये हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि रीसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक वाज कॉज्ड। अच्छा, ग्लोबल पॉज मतलब सारी फंक्शंस जो है वो रुक गए थे इस कोविड-19 की वजह से। तो वो किस वजह से हुआ था, सार्स कोविड 2 की वजह से था। ये दूसरा हमारा कोरोना वायरस की तरह आया था, जो कि पहला आया था हमारा 2002 से 2003 के टाइम पे आया था। ये दूसरा था। इसका फुल फॉर्म है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फाइन, ये हुआ। ओके, तो हमने जो है मतलब यूपीपीसीएस के 2024 के साइंस एंड जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, एंड या ओके, सो या फाइन, सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके गाइस, so thank you for the joining who have joined it. Okay, yeah.